असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स पढ़ रहे थे ना। डेटा टाइप्स कितने तरह का होता है? 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है बताइए? प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है? हाँ, सिंपल समझिए कि प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो प्रिमिटिव डेटा को स्टोर करेगा। किसको स्टोर करेगा? प्रिमिटिव डेटा, यानी नंबर, बुलियन और कैरेक्टर, कैर, ये 3 चीज है ना। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर आएगा। किसके अंदर? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर। और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो है वो टोटल कितना तरह का होता है? कितना तरह का? 8 तरह का प्रिमिटिव डेटा टाइप्स था, जिसका डायग्राम भी आप लोग को लास्ट क्लास में लिखाया गया था। लिखे थे ना। सबसे पहले क्या था? नंबर 2 तरह का होता है, इंटीजर और फ्लोटिंग, ये था ना। तो इंटीजर में क्या क्या था? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये 4 था। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। और उसके बाद फ्लोटिंग में क्या था? फ्लोट और डबल, ये सब नंबर के अंदर था। उसके बाद था क्या? कैरेक्टर, जिसका शॉर्ट नेम कैर होता है। और लास्ट बुलियन। सबका डिफॉल्ट वैल्यू भी लिखाया गया था कि नहीं? बुलियन का शॉर्ट वैल्यू ये बाय डिफॉल्ट क्या होता है? फॉल्स। क्या होता है? फॉल्स। इतना हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास में। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा को रखेगा, यानी क्या था? क्लास, ये स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट रेफरेंस, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो स्ट्रिंग जो है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा के अंदर आएगा। किसके अंदर? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर, डेटा टाइप के अंदर। ठीक है, तो लिखिए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप आर यूज्ड टू, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप are used to specify, non-primitive data type are used to specify non-primitive data, specify non-primitive data, non-primitive data type are used to specify non-primitive data, full stop। क्लास उसी में लिखेगा फुल स्टॉप के बाद। क्लास एंड इंटरफेस नेम, class and interface name consider as, class and interface name consider as non-primitive data, consider as non-primitive data, non-primitive data, full stop। next point लिखेगा। next point, the default value of non-primitive data type, the default value of non-primitive data type is null, null। by default value of non-primitive data type is null। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप लिख रहे हैं, या तो क्लास, या तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस, या तो स्ट्रिंग, तो उसका बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा? नल। उसी में लिखिए, वहीं पे फुल स्टॉप के बाद लिखिए एग्जांपल में स्ट्रिंग, एग्जांपल में लिखिएगा स्ट्रिंग, एस कैपिटल, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग। हो गया? प्रिमिटिव डेटा टाइप समझ आया? नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप समझ आया? अगर मान लीजिए कोई भी चीज है, अगर मान लीजिए आप ही लोग का नाम, आप लोग का एज, आप लोग का वेट क्या है, अगर इसको प्रिंट करवाने बोलेंगे तो उसका प्रोग्राम बना लीजिएगा? बन जाएगा? क्या करना है? नाम प्रिंट करवाना है, तो नाम किस में आएगा? किसके अंदर आएगा? स्ट्रिंग में आएगा। आएगा कि नहीं? उसके बाद अगर वही बोलेंगे कि आप लोग का एज पूछा जाएगा, तो एज इंटीजर में आएगा, इंटीजर में आएगा ना। और अगर वेट पूछा जाए तो फिर फ्लॉट में आएगा। बनेगा इसका प्रोग्राम? बनेगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, राइट अ जावा प्रोग्राम, write a Java program to print, write a Java program to print name, age, name, age and weight। हाँ, वजन। हाँ, प्रिंट करना है नेम, एज और
वेट प्रिंट होगा। चलिए यहां बताइएगा कहां से स्टार्ट करेंगे, बताइए। क्लास, क्लास, क्लास का नाम बायो डेटा, बायो डेटा, ठीक है। अब यहां पे इसके बाद क्या लिखेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, 3 डॉट्स का भी यूज कर सकते हैं, ARGS आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या क्या कर, हाँ देखिए हम लोग डायरेक्ट नहीं प्रिंट कराएंगे, अब हमको डेटा टाइप पता चल गया है ना कि कौन सा किस डेटा टाइप के अंदर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे स्ट्रिंग, नाम प्रिंट बोल रहा है ना, तो स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा नाम, आएगा कि नहीं। कोई भी वेरिएबल का नाम ले लेंगे, बस एक वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए। ले लिए वेरिएबल का नाम क्या, नेम इक्वल टू कुछ भी नाम ले लीजिए, माला ले लिए, क्या ले लिए, माला, हाँ कुछ भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। एक नाम लिए है, स्ट्रिंग के अंदर है नेम इक्वल टू माला, ठीक है। उसके बाद नेम के बाद क्या है, क्या है, तो एज एक वेरिएबल लेंगे, AGE कैपिटल भी ले सकते हैं, हो सकता है 22, ठीक है। ये लिए इंट करेंगे सेमीकोलन से। अब ये बताइए ये जो डेटा है वो किस तरह का डेटा है, इंटीजर है ना, तो यहाँ क्या लिखना होगा, INT, ठीक है। अब क्या बचा, वेट, वेट इक्वल टू कितना कर दे, 50.200 ग्राम ना, हाँ 50.200, ठीक है। अब इसको किसके अंदर लेंगे, किसके अंदर, फ्लोट के अंदर, FLOAT, तो पॉइंट में है कि नहीं है, तो फ्लोट में बताया गया था, लास्ट में क्या लिखना होगा, क्या लिखना होगा, F, या तो स्मॉल में लिखिए या तो कैपिटल में। अगर यहाँ पे F नहीं लिखना चाह रहे हैं तो आपको डेटा टाइप सीधा लिखना होगा डबल, डबल में बाय डिफॉल्ट चला जाता है पॉइंट वाला नंबर, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फ्लोट लिख रहे हैं तो फ्लोट का पता है साइज कम होता है, कितना बाइट होता है, 4 बाइट होता है, और डबल का 8 बाइट होता है। तो यहाँ पे स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा ले रहा है कि नहीं, हम चाह रहे हैं छोटा डेटा है तो हम कम में ये स्टोर करेंगे, तो यहाँ पे अगर जैसे ही फ्लोट लिए तो आपको क्या लगाना होगा, F, या तो स्मॉल में या तो कैपिटल में, इतना समझ आया। उसके बाद अब क्या करना होगा, प्रिंट करवाना होगा, तो क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, क्या लिखेंगे, नेम, वेरिएबल का नाम लिखना है। याद कीजिए जब लिखाए थे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN स्टेटमेंट जब पढ़ा रहे थे तो वहां पे डेटा लिखे थे कि नहीं, तो यहाँ पे डेटा, ये नेम के अंदर क्या परसेंट है, माला, एज के अंदर क्या परसेंट है, और वेट के अंदर 50.2, हाँ 200 ग्राम, 200, ये किसके अंदर स्टोर है, वेट के वेरिएबल के अंदर ना। तो यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे, अगर ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे तो वो एक मैसेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बट हमको मैसेज नहीं ना प्रिंट करवाना है, नेम के अंदर क्या स्टोर है उसको प्रिंट करवाना है ना। इसी तरह से सभी के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, क्या लिखेंगे, एज, और एक लास्ट बच गया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, क्या लिखेंगे, वेट, ठीक है। इसी तरह से लिखेंगे कि नहीं। उसके बाद यहां पे क्लोजिंग करेंगे, ये वाला मेन मेथड यहां पे क्लोज हुआ, और एक क्लास अभी ब्लॉक बचा हुआ है कि नहीं है, तो क्लास ब्लॉक के लिए एक और ब्लॉक करेंगे, तो ये हमेशा पेयर में रहेगा। यहाँ पे जो फर्स्ट ब्लॉक बंद हुआ है ये मेन मेथड का ब्लॉक था, कौन सा ब्लॉक था, और ये अभी क्लास ब्लॉक है, तो ये क्लास ब्लॉक बंद किया हम लोग, समझ आया, प्रिंट हो जाएगा। समझ आ रहा है प्रोग्राम किस तरह से लिखे, किस तरह से डेटा टाइप डिक्लेयर किए। अगर इसको सेव करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा कि नहीं, तो एक नेम नाम का वेरिएबल बनेगा मेमोरी में जिसके अंदर उसका वैल्यू स्टोर होगा, जो क्या होगा, माला। उसके बाद फिर दूसरा लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा, एज नाम का एक वेरिएबल बनेगा जिसके अंदर क्या स्टोर होगा, 22, और एक और होगा वेट के नाम से जिसके अंदर क्या स्टोर होगा, 50.200, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जाएगा, ये तो स्टोर हुआ, अब पूछा जाएगा कि नेम कितना स्टोर कर रहा है, कितना मेमोरी में स्पेस ले रहा है, तो स्ट्रिंग का पता ही है 1 बाइट ईच कैरेक्टर और एक एक्स्ट्रा नल कैरेक्टर, तो यहाँ पे कितना है 4, ये 5 बाइट स्पेस लेगा। एज किस तरह का है, इंट का साइज 4 बाइट होता है ना, तो यहाँ पे 4 बाइट ये स्पेस लेगा। फिर वेट जो है वो किस तरह का लिखे, फ्लोट, तो फ्लोट का साइज क्या है 4 बाइट, तो ये भी 4 बाइट स्पेस लेगा। तो टोटल साइज पूछा जाएगा तो यहाँ पे आपको बताना है
4 4 8 और यहाँ पे 5 13 केजी में लिखेंगे तो फिर ये केजी प्रिंट नहीं ना होगा वहां पे फिर हाँ, अगर आपको 50.200 केजी लिखे है तो आपको स्ट्रिंग टाइप डिक्लेयर करना होगा। स्ट्रिंग में आप मल्टीपल तरह का मैसेज, चाहे आप डिजिट यूज करें, हाँ तो वही लिखना होगा। अगर आप मल्टीपल तरह का कैरेक्टर यूज कर रहे हैं, नंबर पॉइंट वाला भी है, कोई स्पेशल सिंबल भी यूज करना चाह रहे हैं, तो आपको स्ट्रिंग के अंदर लिखना होगा, यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ लिखना होगा। चलिए लिखिए इसको। हाँ, पॉइंट में लिख सकते हैं, इसको एक ही लाइन में बिल्कुल करवा सकते हैं। यहां से आप बस सेमीकोलन लिखें, उसके बाद फिर से सेमीकोलन, फिर से सेमीकोलन, एक लाइन में लिखना है या प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाना है तो बस तीनों जगह से प्रिंट एलन हटा दीजिए, एक ही लाइन में प्रिंट होगा। हाँ, वो करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको कनकैटिनेशन ऑपरेटर पढ़ना होगा, प्लस, वो अभी नहीं पढ़ना है। कनकैटिनेशन पढ़े, जब मल्टीपल कैरेक्टर प्रिंट करवाना है, मल्टीपल वेरिएबल का वैल्यू, तो प्लस का यूज करेंगे, वो कनकैटिनेशन के अंदर आएगा फिर प्लस वाला जो साइन है। इसको लिखिए। इसी तरह से मेरे पास अभी 9 डेटा है, 9 तरह का डेटा टाइप्स है ना, तो सभी का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग। इसी तरह से आपको इनिशियलाइज करना है, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन और प्रिंट करवाना है, तो हो जाएगा प्रिंट सभी का। यहाँ पे जो डेटा लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स है, आप कुछ भी लिख सकते हैं डेटा, वो एक इन्फॉर्मेशन है, समझिए। तो हम एक डमी डेटा लेके बताएं, आप वहां पे अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। हो गया। साथ ही साथ आप लोग यहाँ से जाने के बाद प्रोग्राम सारा रन करवाते जाइएगा। VS कोड डाउनलोड किए थे सभी को, बेसिक पता चल गया ना कि कैसे कंपाइल होता है। कंपाइल करने के लिए क्या लिखते हैं, जावा सी क्लास नेम डॉट जावा, ये हुआ कंपाइलेशन का कोड। और रन करवाने के लिए जावा क्लास नेम, तो ये रन करवाने के लिए बेसिक कंपाइलेशन और ये एग्जीक्यूट का कोड लिखे थे। अब हम लोग VS कोड में जब भी रन करवाएंगे तो VS कोड में आपको कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन अलग अलग से नहीं करना है, वो दोनों एक साथ हो जाएगा, बस आपको रन करना है, ठीक है। तो VS कोड डाउनलोड कर लिए थे, उसमें आप लोग जावा एक्सटेंशन करके एक आएगा एक्सटेंशन, हाँ पैकेज आएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना है और एक बार रिस्टार्ट करना है, ठीक है। समझ आया? समझ आया कुछ कि नहीं आया? हो गया, लिख लिया सभी कोई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, राइट अ जावा प्रोग्राम, हाँ WAPJ ना, हाँ राइट अ प्रोग्राम भी लिख सकते हैं, WAP, राइट अ, हाँ जावा पढ़ रहे हैं, इससे आप लोग को बेसिक लगा सकते हैं आइडिया कि जावा ही पढ़ रहे हैं तो इसमें जावा का ही प्रोग्राम लिखेंगे। लेकिन जो C++ साथ में पढ़ते होंगे सोचेंगे C++ में बना देगा फिर वो ना, क्या, क्योंकि C++ इजी है ना, सी आउट और सी इन, बस उसमें क्लास नेम, पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड मेन लिखने का जरूरत नहीं है ना। हाँ, इसमें बस उसमें सी आउट लिखिए और मैसेज प्रिंट करवाइए। और इसमें क्या लिखना पड़ता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, बहुत तरह से लिखना पड़ता है ना। राइट अ जावा प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल डेटा टाइप्स, टू प्रिंट ऑल डेटा टाइप्स, ऑल डेटा टाइप्स, सभी तरह का जितना भी पढ़े, टोटल 8 प्रिमिटिव पढ़े, एक नॉन प्रिमिटिव पढ़े, तो सभी को इनिशियलाइज करना है और वैल्यू प्रिंट करवाना है। बनेगा प्रोग्राम, बनेगा। VS कोड आप लोग देखे हैं, देखे ना, बस एग्जैक्ट ऐसा ही होता है VS कोड। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, प्रोग्राम आप लोग का बनाया हुआ होगा। VS कोड ओपन कीजिएगा, पाथ सभी कोई सेट करके रखे है ना, हाँ पाथ सेट नहीं किए हुए हैं, अगर पाथ सेट नहीं किए हुए हैं, कोई दिक्कत आ रहा है तो उसको सेट कर लीजिए, क्योंकि अब क्लास आगे चलेगा फिर पीछे वाला छूटते जाएगा, ठीक है। तो पहले पाथ सेट करने सीखिएगा, बहुत इजी है। उसके बाद कोई भी प्रोग्राम आपको रन करवाना है, तो आपको रन करवाने के लिए देखिए क्या करना है, ये आपका इसी तरह से अगर फाइल खुलता है तो यहाँ पे देखिए सबसे नीचे में ये जो है यहाँ एक्सटेंशन दिख रहा है, ये वाला, जब ये ओपन हो जाएगा ना तो आपको एक्सटेंशन पे जाना है। किस पे? एक्सटेंशन पे। और आपको एक्सटेंशन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है जावा एक्सटेंशन। अच्छा, हम यहाँ से इंस्टॉल है उसी को दिखा देते हैं। देखिए ये पैकेज एक्सटेंशन पैक फॉर जावा, तो इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। ज़्यादा नहीं, हमको लगता है 5, 7, 10 MB करेगा। हाँ, तो ये इंस्टॉल कीजिएगा, तभी आप VS कोड में प्रोग्राम रन करवा पाइएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, रीस्टार्ट करना है VS कोड को, मतलब क्लोज करके फिर से ओपन करना है, तो वो ऑटोमेटिक पाथ सेट कर लेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सपोर्ट लैंग्वेज क्या क्या है, डिबग कर सकते हैं, टेस्ट रन कर सकते हैं,
बहुत सारा से यहाँ पे गाइडलाइन, प्रोजेक्ट मैनेजर, सब बहुत चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद कोई भी आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे अभी एक प्रोग्राम लिखाए थे, ये वाला जो अभी आप लोग को क्वेश्चन दिया है। यहाँ पे देखिए किस तरह का, ये क्लास का नाम क्या है, क्लास डेटा, ठीक है। यहाँ पे सभी तरह का डेटा है। सबसे पहले बाइट बी इक्वल टू लिए हैं कितना, 22, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर, बुलियन। यहाँ पे देखिए वेरिएबल का नाम सेम रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। यहाँ पे अगर बी लिखते हैं तो देखिएगा लाइन में एरर आएगा। सेव करेंगे तो यहाँ देखिए एक अंडरलाइन, ये एरर दिखा रहा है, रेड लाइन दिख रहा है यहाँ पे नीचे में, यहाँ भी दिख रहा होगा और यहाँ डबल बी पे भी दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं। अच्छा चलिए ये वाला लाइन देखिए बी लिखे हुए हैं, कहाँ गया, अच्छा यहाँ ना देखिए इस लाइन पे, यहाँ पे बी लिखे हैं। आप फर्स्ट टाइम बी इक्वल टू 22 लिखे तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन फिर से हम क्या लिए बी, मतलब सेम नाम का वेरिएबल है। अगर यहाँ कैपिटल बी करेंगे तो वैलिड हो जाएगा, लेकिन स्मॉल बी सेम नाम का है तो आप दो बार यूज नहीं कर सकते हैं, दो बार यूज नहीं कर सकते। तो वहां पे B1 B2 B3 करके आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सेम नाम का दो वेरिएबल नहीं ले सकते। तो यहाँ हम बी कर दिए तो वो एरर हट गया, ठीक है। VS कोड में आप जब इस तरह से लिखिएगा कोड को तो उसके बाद सेव करना होगा आपको, ठीक है। सेव करने के बाद आपको रन करवाने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है। ये साइड में देखिए ये वाला साइड में ये दिख रहा है प्ले वाला, जो प्ले और पॉज पे दिखता है इस तरह से ना, इस पे आपको बस क्लिक करना है। क्या करना है, क्लिक करना है, तो कंपाइल भी हो जाएगा और रन भी हो जाएगा कोड आपका ऑटोमेटिक। ये हुआ। अब यहाँ पे इसको देखना है तो यहाँ पे देखिए आपको टर्मिनल में बाय डिफॉल्ट आपको आउटपुट दिख जाएगा कि आपका ये आउटपुट लिया हुआ है। ये आप प्रिंट करवा रहे हैं 22, 34, 54 और ये वैल्यू आप लिए हुए हैं और प्रिंट करवा रहे हैं कितना टाइमिंग में, वो सारा चीज यहाँ पे देखिए कंपाइल भी हुआ, जावा सी डेटा डॉट जावा एंड जावा डेटा दोनों एक साथ हुआ कि नहीं। कंपाइल और ये रन दोनों एक साथ बाय डिफॉल्ट हो जाता है VS कोड में। तो ये सब फैसिलिटी है, टाइम बचता है। आपको कोई भी चीज लिखने के लिए पूरा लिखना नहीं होगा। आप पब्लिक लिखिएगा और स्टैटिक लिखिएगा या मेल लिखिएगा तो पूरा आपको लाइन ही शो कर जाएगा कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आप प्रोग्राम लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे एक मान लीजिए, चलिए नया रिकॉर्डिंग, यहाँ से न्यू फाइल ले लेते हैं। यहाँ जब भी फाइल लेना है तो आपको क्लिक करना होगा इसी पे, न्यू फाइल, किस पे, न्यू फाइल। क्लास का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ले रहे हैं हम कोई क्लास का नाम test1 डॉट जावा। इसमें क्या होगा, आपको सेव पहले करना है, ठीक है। समझ आ रहा है ना। सेव करेंगे Ctrl+S या तो फिर इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका यहाँ पे खुल गया ना। ये क्लास test1 के नाम से खुला ना। आपको क्या करना है, बस यहाँ पे पब्लिक लिखिएगा तो देखिए बाय डिफॉल्ट आपको दे दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। इससे आपका क्या होगा, टाइमिंग बचेगा। कोई भी कोड आपको लिखने के लिए पूरा टाइम नहीं चाहिए, ठीक है। इंटर जैसे प्रेस करेंगे वो सारा चीज आपको बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ जाएगा। फिर अगर मान लीजिए कुछ प्रिंट करवाना है तो सिस्टम लिखेंगे SYS, तो देखिए आपको सब तरह का दिखा रहा है system डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, तो बस उस पर प्रेस करना है, वो सारा चीज आपको शो कर जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं। नोट पैड में आपको सारा चीज एक एक करके लिखना होगा, बट VS कोड में ये फैसिलिटी देता है कि आपको कोड लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, ये तभी काम करेगा, ये जितना भी आपको शो कर रहा है ये तभी काम करेगा जब आपके लैपटॉप में या VS कोड में एक्सटेंशन डाला हुआ रहेगा। तब जो भी एक्सटेंशन बताया यहाँ पे, इसमें जा करके आपको पैकेज जो था जावा का एक्सटेंशन वो आप कीजिएगा तभी वो काम करेगा। हाँ, एक्सटेंशन नहीं आ रहेगा तो ये आपका कोड रन भी नहीं होगा, और ये जो बाय डिफॉल्ट आपको शो कर रहा है वो शो भी नहीं करेगा, रन ही नहीं होगा कोड, ठीक है। तो एक्सटेंशन लिखना कंपलसरी है, क्योंकि ये सब चीज जो है वो जावा पैकेज के अंदर ही है। तो आप अगर मान लीजिए कुछ भी लिख रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, तो वो आपको एक्सटेंशन के अंदर ही मिलेगा। तो आपको एक्सटेंशन यहाँ से आपको पहले डाउनलोड करना होगा। अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो थोड़ा सा कि 10-12 MB का ही रहेगा। यहाँ से आपको ये वाला जावा एक्सटेंशन वाला आपको इंस्टॉल करके रखना होगा, ठीक है। हाँ, तो इंस्टॉल कर लेना है। किसमें इंस्टॉल नहीं, अच्छा आपके सिस्टम में। हाँ, तो वही बता रहे ना VS कोड में, अगर इससे आपका बेनिफिट है कि टाइमिंग बचेगा, कोडिंग आपको पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, और कंपाइल और रन करवा। यही प्रोग्राम को हम अगर हम CMD में करवाते हैं तो जावा सी जो भी क्लास का नाम है उसका पूरा नाम लिखना होगा, डॉट जावा लिखना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज बेसिक है जो आपको ध्यान देना है। तो बन जाएगा नेक्स्ट क्लास में, सभी से हो जाएगा ना। अभी जो प्रोग्राम बताया वो लिखे आप लोग, बनाए, जो नहीं बनाए इसको लिख लीजिए। हाँ, सारा रहेगा। आप इसको शॉर्ट नेम भी कर सकते हैं। हाँ, SOP LN
सिस्टम में हमेशा एस कैपिटल रहेगा। सभी तरह का यहाँ पे डेटा टाइप प्रिंट कर रहे हैं हम। किनके किनके सिस्टम में अभी तक इंस्टॉल सही से काम नहीं हो रहा है? ये बाय डिफॉल्ट आ जाता है पब्लिक मतलब क्लास को हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, अगर नहीं भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट ये VS कोड फैसिलिटी दे देता है। अब यहाँ पे जैसे बहुत चीज आता है, जैसे सब वेरिएबल में देखिएगा एक्स आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। एक्स जब कोई चीज प्रिंट करवाइएगा ना तो एक्स आ जाता है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे नहीं शो कर रहा है लेकिन एक्स आ जाता है। जैसे नेक्स्ट क्लास में अभी दिख रहे हैं, अभी रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ, ये देखिए यहाँ पे आया बाय डिफॉल्ट एक्स आया ना, तो वो चीज ये VS कोड के साथ बाय डिफॉल्ट आ जाता है, तो उसको इग्नोर करके चलना है। पब्लिक मतलब आपको पता है कि क्लास को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, इस वजह से वो दे रहा है पब्लिक। और इंड हमेशा सेमीकोलन से ही होगा, लाइन टर्मिनेट करने। हाँ, प्राइवेट कीजिएगा तो फिर एक्सेसिबल नहीं होगा। क्लास को एक्सेस नहीं किया जा सकता है कहीं से भी। आप कहाँ रख रहे हैं? आप D ड्राइव में, E ड्राइव में कहीं भी सेव कर रहे हैं क्लास को, कर रहे हैं कि नहीं? तो अब JVM हो सकता है आप C ड्राइव में इंस्टॉल किए और आप फोल्डर बना के रख रहे हैं D ड्राइव में। अब ये एक फोल्डर अलग हो गया कि नहीं? तो अब यहाँ पे प्राइवेट बना दिया तो दूसरे फोल्डर का कभी भी एक्सेस अलाउ नहीं करेगा। जब हाँ एक फोल्डर में रखिएगा तब एक्सेस होगा। प्रोग्राम जितना आप लोग रन करवाइएगा उससे उतना आपको आप लोग का डाउट क्लियर होगा। अगर रन नहीं करवाइएगा तो समझिए फिर कुछ नहीं, आप नोट्स बना रहे हैं। फिर बहुत तरह का इसका पॉसिबिलिटी हो सकता है। प्रोग्राम समझ में आया? किस तरह से एक्सेस किए, किस तरह से वैल्यू डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन लास्ट क्लास में बताए थे कि वैल्यू डिक्लेरेशन कैसे करते हैं और इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ किए हैं। एक क्लास में हम लोग एक से ज्यादा मेन मेथड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप n नंबर ऑफ मेन मेथड लिख सकते हैं। बस आपको ये करना होगा कि उसका जो डेटा टाइप रहेगा वो आपको चेंज करना होगा, जिसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग। मेन मेथड आप एक नहीं, एक से ज्यादा n नंबर ऑफ मेन मेथड बना सकते हैं, लेकिन बस वही रहेगा जो स्ट्रिंग एरे ऑफ ARGS लिखे हैं उसके जगह पे चेंजेस करते जाना होगा आपको। नेक्स्ट क्लास में आप लोग सभी को इस सिस्टम लेकर के आइएगा कल का क्लास में। और VS कोड के साथ साथ एक्सटेंशन भी रहना चाहिए और उसमें प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से रन भी होना चाहिए। ठीक है, सभी कोई को बोल रहे हैं, सभी कोई के सिस्टम पे रहना चाहिए VS कोड और उसमें प्रोग्राम रन भी करवाना है। अब ऐसा नहीं कि आकर के बोलिएगा कि मेरा रन नहीं हो रहा था। समझ आया किस तरह से लिखा जाएगा VS कोड में और किस तरह से रन करवाया जाएगा? चलिए अब नेक्स्ट, इसके आगे पढ़ के आने बोले थे आप लोग को, कुछ नेम के साथ चाहिए ना। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे लास्ट में लिखे हुए हैं क्या, स्ट्रिंग में लिखे हुए हैं शीला, यही है ना। अब चाह रहे हैं कि नेम के साथ है, नेम इक्वल टू शीला है ना, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा? नेम। क्या लिखना होगा? नेम। या तो फिर कुछ भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट नेम लिख सकते हैं, वो रहेगा डबल इन्वाइटेड कॉमा के अंदर। किसके अंदर? डबल इन्वाइटेड कॉमा के अंदर नेम स्पेस दे करके इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ पे आपको लिखना होगा प्लस। क्या लिखना होगा? प्लस। सेव करेंगे और रन करवाएंगे तब दिखेगा नेम इक्वल टू शीला। क्या दिखेगा? शीला से दिखा, नेम इक्वल टू शीला। समझ आया? बस आपको डबल इन्वाइटेड कॉमा के अंदर लिखना है। वहां पे आप चाहे तो अपना नाम भी लिख सकते हैं, कुछ भी। वो आप जो डबल इन्वाइटेड कॉमा के अंदर लिखिएगा वो एज अ मैसेज रहेगा, वो प्रिंट वैसा ही होगा जो चीज आप लिखिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सब वेरिएबल के साथ आप कर सकते हैं। जितना भी इसके ऊपर लिखा हुआ है वो सब लिख सकते हैं। हो गया? समझ आया कि नहीं? अभी हम लोग देखिए, जो अभी हम लोग प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव तीन तरह का पढ़ लिए। सबसे पहले क्या पढ़े थे? प्रिमिटिव डेटा। डेटा पढ़े थे ना, तो डेटा दो तरह का देखे थे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। देखे थे कि नहीं? उसके बाद क्या देखे? वेरिएबल्स जो वैल्यू को स्टोर करेगा, वो भी दो तरह का देखे, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। उसके बाद हम लोग देखे डेटा टाइप, वो भी दो तरह का, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। अब हम लोग देखेंगे वेरिएबल को कैसे लिखा जाता है, कैसे एक्सेसिबल किया जाता है स्कोप के हिसाब से, कि अगर मान लीजिए कोई भी वेरिएबल आप लिखे हैं वो आप कहां पे डिक्लेयर किए हैं, आप कहां तक उसका यूज कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम लोग। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए कोई हजारीबाग का ही MLA है तो वो अदर स्टेट का काम कर सकता है क्या? कर सकता है। क्यों? पावर कहां तक है? हजारीबाग अपना डिस्ट्रिक्ट तक ही है कि नहीं? गिरिडीह का गिरिडीह तक ही है, चतरा का चतरा तक ही है, तो उसका स्कोप है कि नहीं है? उसका एरिया बंधा हुआ है कि नहीं? उसी तरह से कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसका एक्सेसिबल, वो आप कहां तक एक्सेस कर सकते हैं, वो कहां तक आपका विजिबल होगा, एक्सेसिबल और विजिबल होगा, वो चीज को हम लोग देखेंगे। समझ आया? समझ आया कि नहीं? मान लीजिए कोई भी वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे ही, जैसे यहाँ पे ही, यहाँ पे टोटल 3 वेरिएबल है कि नहीं है? है ना? क्या है? नेम, एज और वेट। 3 वेरिएबल है कि नहीं है? ये तीनों
अब ये कहां तक एक्सेसिबल होगा, कहां तक इसको आप एक्सेस कर सकते हैं, या तो फिर कहां तक ये दिख सकता है, इसका वैल्यू दिख सकता है, वो सब चीज के बारे में देखेंगे। तो ये हम दो तरह का बताए थे, एक लोकल और एक ग्लोबल। ग्लोबल को हम लोग दो तरह से बोल सकते हैं, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। और एक हुआ लोकल, पहला हुआ लोकल, दूसरा स्टैटिक, तीसरा नॉन स्टैटिक। और स्टैटिक और नॉन स्टैटिक ग्लोबल है, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक ग्लोबल है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ये इस ब्लॉक के अंदर लिखा है कि नहीं है, ये वाला इस ब्लॉक के अंदर लिखा है कि नहीं। तो फर्स्ट जब सिंटैक्स लिखाए थे तो ये वाला ब्लॉक किसको बोले थे, क्या बोले थे इस ब्लॉक को, मेन ब्लॉक, मेन मेथड है ना, तो इसको मेन ब्लॉक बोले थे कि नहीं। और इसको क्या बोले थे, क्लास ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, क्लास ब्लॉक। अगर लोकल वेरिएबल क्या होता है वो समझिए, अगर आप कोई भी चीज कोई ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करते हैं, किसके अंदर, ब्लॉक के अंदर, या कोई मेथड के अंदर, या मेन मेथड के अंदर, या तो कोई भी मेथड के अंदर, तो उसका जो विजिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी होगा वो इसी ब्लॉक के अंदर होगा। समझ आया, ये हुआ लोकल वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। मतलब एक ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर करेंगे, वो नॉर्मल ब्लॉक भी हो सकता है, मेथड ब्लॉक भी हो सकता है, और यूजर डिफाइंड ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है। बट वो क्लास ब्लॉक कभी भी नहीं होगा, क्लास ब्लॉक कभी भी नहीं होगा, नॉर्मल कोई भी ब्लॉक होगा। यहां जैसे मेन मेथड ब्लॉक बनाया कि नहीं, आप यहाँ पे सम नाम का, m1 नाम का, m2 नाम का कोई भी ब्लॉक बना सकते हैं। तो वो अगर कोई ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया है तो वो एक्सेसिबल, यानी उसका यूज जो है उसी ब्लॉक के अंदर ही होगा। जैसे अभी एग्जांपल बताए थे एमएलए वाला, कि एक एमएलए उसका एरिया डिफाइन है, उसी के अंदर का काम करता है कि नहीं, उसके बाहर का काम करता है क्या, नहीं करता है। तो वो कहलाता है लोकल वेरिएबल। क्या कहलाएगा, लोकल वेरिएबल। जो कोई मेथड या कोई ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर रहेगा बट क्लास ब्लॉक के अंदर नहीं रहेगा। ये वाला ब्लॉक, मतलब ये ब्लॉक के अंदर, मतलब समझिए, यहाँ पे नहीं रहेगा और ना ही यहाँ पे रहेगा, ठीक है, ना ही यहाँ पे रहेगा ना ही यहाँ पे रहेगा। ये एक लोकल वेरिएबल है क्योंकि ये मेन मेथड के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर वही एग्जांपल फॉर समझिए, कोई क्लास बनाए, क्लास टेस्ट, और यहाँ पे लिख दिए कर्ली ब्रैकेट ओपन करने के बाद स्ट्रिंग एस, क्या लिख दिए, स्ट्रिंग एस, और उसके बाद लिखे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ऑफ args, और उसके बाद इंट ए लिए, क्या लिए, इंट ए, और यहाँ पे ये ब्लॉक बंद हुआ और यहाँ पे क्लास ब्लॉक बंद हुआ। समझ आ रहा है। तो ये जो है ये मेन मेथड के अंदर डिक्लेयर किया है कि नहीं, तो ये लोकल वेरिएबल कहलाएगा। कौन सा वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। और ये जो है ये मेन मेथड के अंदर है क्या, स्ट्रिंग एस वाला बाहर है ना, मेन मेथड के बाहर है कि नहीं, लेकिन क्लास ब्लॉक के अंदर है ना। जो क्लास ब्लॉक के अंदर रहेगा वो कहलाएगा स्टैटिक और नॉन स्टैटिक, यानी ग्लोबल इन नेचर। ये ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा। कौन सा वेरिएबल, ग्लोबल। लोकल और ग्लोबल समझ आया कि नहीं। जैसे एग्जांपल फॉर अभी पीएम मोदी है तो वो पूरा भारत का काम संभाल सकते हैं कि नहीं, कहीं भी कोई भी स्टेट हो सब जगह पे जाके काम कर सकते हैं कि नहीं, कुछ भी काम हो कोई भी एक्शन हो ले सकते हैं कि नहीं। लेकिन वो एमएलए ले सकता है क्या, नहीं ले सकता है। तो वही कहलाएगा ये लोकल वेरिएबल। जो कोई भी ब्लॉक, यहाँ पे मेन के जगह पे मेन ही नहीं है, कोई भी ब्लॉक के अंदर रहेगा तो उसका एक्सेसिबल जो होगा वो उसी ब्लॉक के अंदर होगा, और विजिबल भी, मतलब जो काम करेगा वो उसी ब्लॉक के अंदर करेगा, ठीक है। वो लोकल वेरिएबल कहलाया। और ग्लोबल वेरिएबल जो रहेगा वो क्लास ब्लॉक के अंदर रहेगा, क्लास ब्लॉक के अंदर रहेगा, क्लास के अंदर ही लिखा जाएगा, ये इसी एरिया में लिखा जाएगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, ग्लोबल वेरिएबल, जिसको हम लोग दो तरह से देखेंगे, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। अगर इससे पहले स्टैटिक लगा दिए, क्या लगा दिए, क्या लगा देंगे, स्टैटिक, तो ये कौन सा वेरिएबल कहलाएगा, स्टैटिक वेरिएबल। ग्लोबल दो तरह का बताया, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। अगर इसके पहले स्टैटिक लगा दिए तो कौन सा वेरिएबल, स्टैटिक, और ये स्टैटिक को हटा दिए तो क्या हो जाएगा, नॉन स्टैटिक। समझ आया। हाँ, डिफरेंस यही है कि स्टैटिक वेरिएबल को बिना ऑब्जेक्ट का हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मेन मेथड लिखते हैं तो ये भी स्टैटिक है, विदाउट ऑब्जेक्ट कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर नॉन स्टैटिक रहा तो क्लास का शॉर्ट नेम यानी ऑब्जेक्ट के जरिए ही एक्सेस कर पाएंगे, यही डिफरेंस है। समझ आया, समझ आया कि नहीं। चलिए लिखिए, हेडिंग बना के लिखिएगा, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल बेस्ड ऑन स्कोप, हाँ स्कोप, बेस्ड ऑन स्कोप स्लाइस विजिबिलिटी, बेस्ड ऑन स्कोप स्लाइस विजिबिलिटी। टाइप्स ऑफ वेरिएबल बेस्ड ऑन स्कोप यानी एरिया, या तो फिर कहां तक वो विजिबल, कहां से एक्सेसिबल हो सकता है वो, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल बेस्ड ऑन विजिबिलिटी और स्कोप, हो गया। लिखिए, there are three types of variable based on scope,
there are three types of variable based on a scope. पहला लिखिएगा लोकल वेरिएबल, दूसरा लिखिएगा स्टैटिक वेरिएबल, तीसरा लिखिएगा नॉन स्टैटिक वेरिएबल। ये दोनों रहेगा ग्लोबल। तीनों नहीं, ये सिर्फ दोनों, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। हाँ, ग्लोबल का दो टाइप्स हो सकता है। क्या क्या रहेगा? स्टैटिक और नॉन स्टैटिक। समझ आ रहा है कुछ? लोकल वेरिएबल समझ आ रहा है? जो लोकली एक्सेसिबल हो, जो लोकली यूज कर सकते हैं। कोई भी मेथड ब्लॉक के अंदर रहेगा बट क्लास ब्लॉक में नहीं रहेगा। कोई भी ब्लॉक हो सकता है लेकिन कभी भी क्लास ब्लॉक में नहीं रहेगा, वो लोकल वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, चलिए पहला हेडिंग बनाइए लोकल वेरिएबल। पहला हेडिंग बनाइएगा लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल लिखिए a variable that is create in method block, that is create in method block or any block, method block or any block, but not in the class block, but not in the class block is known as local variable, is known as local variable, is known as local variable। समझ आया पॉइंट? समझ आया कि नहीं? कहाँ रहेगा? कोई भी मेथड ब्लॉक के अंदर रह सकता है या तो फिर कोई भी तरह का ब्लॉक रहेगा उसके अंदर रहेगा, बट क्लास ब्लॉक के अंदर नहीं रहेगा। समझ आ रहा है? कोई भी क्लास अगर लिखते हैं तो उसके नीचे नहीं लिखा हुआ रहेगा। जब भी रहेगा तो मेन मेथड ही रहेगा या तो कोई भी मेथड रहेगा उसी के अंदर लिखा हुआ रहेगा, तब वो कहलाएगा क्या? लोकल वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? लोकल वेरिएबल। लिखिए अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा फीचर्स। हाँ, लोकल वेरिएबल का क्या क्या फीचर्स है? 3 फीचर्स है लोकल वेरिएबल का। लिखिए पहला लिखिएगा द विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबल जिसको बोलेंगे, द विजिबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। ACCESSIBILITY, ACCESSIBALITY, the visibility and accessibility of a local variable, the visibility and accessibility of a local variable is local, जो विजिबल रहेगा और एक्सेसिबल रहेगा यानी देखना या एक्सेस करना, वो लोकल ही रहेगा। मतलब जहां डिक्लेयर कर रहा है वहीं पे वो विजिबल होगा और एक्सेसिबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। दूसरा लिखे लोकल हो गया ना। दूसरा लिखिएगा लोकल वेरिएबल विल नॉट बी initialized, local variable will not be initialized with its default value, initialized with its default value, so before use of the local variable, it will be initialized with data, initialized with data। समझ आ रहा है ये पॉइंट? लोकल वेरिएबल जब भी काम करेगा तो उसमें जो डिफॉल्ट वैल्यू लिखा है वो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ काम नहीं करेगा। अगर आप उसका यूज करना चाह रहे हैं तो उससे पहले आपको इनिशियलाइज करना होगा, एक डेटा उसको देना होगा। ठीक है, एक और पॉइंट है उसको लिख लीजिए। लोकल वेरिएबल इज यूज्ड only when this variable is created, only when this
वेरिएबल इज क्रिएटेड, दिस वेरिएबल इज क्रिएटेड। जहाँ पे इसको क्रिएट किया है वहीं पे इसका यूज कर सकते हैं, उसके बाहर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी इसका जो पॉइंट है जो भी है उसको नेक्स्ट क्लास में प्रोग्राम के जरिए बताएंगे, ठीक है।